हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 की ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हमारा थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद गैमेटोजेनेसिस कर लिया था। अब फीमेल के पार्ट में ना एक मेजर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज करेगी। तो लेट अस सी कहाँ से ये स्टार्ट होता है। जैसे लूनर साइकिल होता है वैसे ही ये 28 डेज का साइकिल है। इस साइकिल में साइक्लिक चेंजेस साइड बाय साइड फॉलो करते हैं। साइमल्टेनियसली ओवरी में भी चेंजेस आते हैं एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग में भी चेंजेस आते हैं। तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो सारा का सारा प्रोसेस 1 to 5 फर्स्ट 5 डेज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर प्रोलिफरेशन, किसकी प्रोलिफरेशन? फॉलिकल्स की प्रोलिफरेशन होती है, मतलब वो साइज में बड़े होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। साइड बाय साइड ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन्स रिलीज करते हैं। और ये जो सीक्वेंस है वो चलती है डे 14 तक, मतलब 10 डेज के लिए ये प्रोसेस। अगर हम रेंज ही होती है इस सारे इवेंट्स की, आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि क्या प्रोसेस कितनी देर के लिए हो रहा है। तो अराउंड 10 डेज ये प्रोलिफरेटिव फेज चलती है। उसके बाद आता है ओवुलेटरी पीरियड दैट लास्ट फॉर 1 डे। ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज बोल देते हैं। जो प्रोलिफरेटिव फेज थी इसी को ही हम फॉलिकुलर फेज भी कह देते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं। ओवुलेशन एज द नेम इंडिकेट्स, ओवम रिलीज हो रहा है, बट यहाँ पर ओवम नहीं रिलीज हो रहा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ओवम नहीं रिलीज होता, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। देन अब oocyte की रिलीज हो गई ओवुलेशन के टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ? जो बचा हुआ पील था बाहर वाला ग्राफियन फॉलिकल का, उसको सिक्रीशन स्टार्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम से। एंड सिक्रीटरी फेज, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कर रहा है। तो उसके बाद जब ये रिसीड कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम साइज में, तो फिर से वो जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस अगर हम देखें, ल्यूटियल साइकिल अराउंड 13 डेज का, टोटल मिला के 28 डेज का साइकिल। फीमेल टू फीमेल ये वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज मेनार्क। मेनार्क क्या होती है? ये वो फेज है जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती है, मतलब प्यूबर्टी का ऑनसेट जो है वो मेनार्क से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक फेज आती है मेनोपॉज। मेनोपॉज इज कि ये वहाँ पर पॉज मीन स्टॉप हो गया मेंस्ट्रुएशन का साइकिल। इन बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज फीमेल पूरा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, मतलब अब वो ओवुलेशन उसमें हो रही है। तो ये तो है एक बेसिक ग्रॉस आइडिया। अब ये सारा का सारा प्रोसेस फीमेल में चलता कैसे है? ये चलता है GnRH से, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से। तो अब फिर से इसी साइकिल को रिपीट करते हैं। GnRH ने FSH और LH रिलीज करे, जिन्होंने ओवरीज को स्टिमुलेट किया। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फर्स्ट फेज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अब ये हो गया हार्मोन FSH का रोल। अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स थे इन्होंने ईस्ट्रोजन्स रिलीज करने शुरू किए। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ईस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन ईस्ट्रोजन का यही रोल नहीं है। ये जो फर्स्ट 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग सारी ब्लीड कर गई थी अलॉन्ग विद ब्लड कैपिलरीज, और वो सारी लेयर्स स्लैश ऑफ हो गई थी, वो सारी की सारी रिपेयर करने का काम भी ईस्ट्रोजन ने ही करना है।
ठीक है। अब क्या हुआ, ये ईस्ट्रोजन ने सपोर्ट किया, मतलब वो रिपेयर करने का काम कर रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, एंड साइड बाय साइड फॉलिकल साइज में बड़े होते चले गए। ओवुलेशन के टाइम पे देयर इज सडन LH सर्ज। LH सर्ज इज एकदम से LH की पीक आ जाती है। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। GnRH के कंट्रोल से FSH एंड LH रिलीज हुए। आप ग्राफ में अगर देखो तो FSH और LH ऑलमोस्ट सेम सा जा रहे हैं, और ओवुलेशन के टाइम पे आके LH सर्ज स्टार्ट हुई। LH सर्ज होने से एकदम से ओवुलेशन हुई, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो पीक दोनों की है, LH की भी है, FSH की भी है, लेकिन LH की थोड़ी ज़्यादा पीक है। इसी टाइम पे अगर आप इसकी डिमार्केटिंग लाइन को देखो तो ओवुलेशन हो गई है। ये इवेंट कहाँ है, ओवेरियन इवेंट है। साइड बाय साइड ईस्ट्रोजन जो है उसका कंटेंट काफ़ी बढ़ गया है, पीक पे है अपनी ईस्ट्रोजन्स। अब क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होना है, वो तो अभी ओवुलेशन के बाद डेवलप होनी शुरू होगी ना। तो अब नेक्स्ट इसी में फिर से चलते हैं। LH अब डाउन हो गया, ओवुलेशन हो चुकी है। LH और FSH के लेवल्स अब सारे प्रोसेस में लोअर ही रहेंगे, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो फॉलिकल स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए था FSH, और LH ओवुलेशन के लिए चाहिए था। इसीलिए अब पूरे प्रोसेस में, पूरे 28 डेज में दोबारा से कोई उसकी पीक नहीं आई, ना FSH की ना LH की। ये तो थे पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब ओवेरियन साइकिल की बात करें तो आप देख सकते हो इसी में प्रोसेस में कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल पूरी डेवलप हुई है। उसी के साथ नीचे सिंक्रोनाइज्ड अगर आप देखोगे तो प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक आ गई है। प्रोजेस्टेरॉन की पीक क्यों आ गई है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से ही डेवलप किया था। अब जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम रिसीड करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गई वाइट बॉडी में, उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन की भी आप देख सकते हो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब ये जो प्रोसेस है, ये जैसे द मोमेंट वो ख़त्म हुआ और प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो गया, इसके साथ कोऑर्डिनेट करो आप यूट्राइन, उसमें देखो तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की पहले तो वो सिर्फ रिपेयर हो रही थी ना एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, अब क्या है उसकी थिकनेस बढ़ने लग गई। वो मैक्सिमम थिकनेस बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रही है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के साथ। अब क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो इवेंट्स आगे जाने हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग का फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन करना। तो अब अगर वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, जाइगोट ने इम्प्लांट ही नहीं करना, तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये सारा प्रोसेस इसको थिकन करने का। एंड साइड बाय साइड कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजेनरेट हो गई, तो प्रोजेस्टेरॉन की जैसे ही सपोर्ट मिलनी बंद हुई, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो उसको सपोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई और वो स्लैश ऑफ होनी शुरू हो गई अलॉन्ग विद ब्लड कैपिलरीज, और सारा का सारा जो क्लॉट है इट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आई होप आपको अब हॉर्मोन्स के लेवल के डिटेल्स वगैरह सारे समझ आ गए होंगे। तो नॉर्मल फीमेल में ये सिर्फ रेंजेस ही होती हैं, अराउंड 10 to 12 ईयर्स पे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज पे मेनोपॉज जो है वो आ जाता है। तो बीच का पीरियड जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। ये तो था अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए कॉपुलेशन होनी चाहिए ओवुलेटरी फेज के टाइम पे। तो अब इंसेमिनेशन का प्रोसेस कॉपुलेशन का रिजल्टेंट हो गया। इंसेमिनेशन होने से स्पर्म्स जो हैं वो विगरसली स्विम किए, उसमें से वेजाइना के थ्रू पास करते हुए सर्विकल कैनाल से होते हुए यूट्रस में से जाते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। हमें पता है साइट ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें
इसमें भी ये एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन जब होगी तो मल्टीपल स्पर्म्स, हमने किया था 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन जाते हैं। तो इसमें किसका रोल है? सीलियरी एपिथेलियम का रोल है कि सीलिया की हेल्प से वो वहाँ तक रीच करना है, उनको ट्रैक तक। क्या चाहिए? विगरस मोटिलिटी चाहिए एंड दे हैव टू बी वाइटल ऑल्सो। तो लिविंग भी हो और मोटिलिटी भी विगरस हो, तभी वो पहुँचेंगे ओवम तक। अब उससे पहले हमें ओवम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर हम ओवम का फिगर देखिए आप, इसमें अगर हम देखें तो ओवम में हमारे पास एक बाहर इरेगुलर सा सारे सेल्स की लेयर है। दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अमीबॉइड सेल्स हैं, जिनके बाद हमारे पास है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा ही मेन प्रोटेक्टिव फंक्शन वाली लेयर है। इसका पासिंग रेफरेंस हमने किया था जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट की थी। तो अब क्या हुआ, ये अंदर बिल्कुल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद विटिलाइन मेम्ब्रेन है, पेरीविटिलाइन स्पेस हो गई एंड उसके बाद जोना पेलिसिडा फॉलोड बाय कोरोना रेडिएटा। जब इंसेमिनेशन हुई तो स्पर्म्स पहुंचे, स्पर्म के एक्रोसोम के पास हमारे पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स थे। उन्होंने जोना पेलिसिडा को एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू डिसॉल्व किया और वहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है स्पर्म का वो एंटर किया अलोंग विद, अब क्या है, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म है। इसने क्या किया, वहाँ पे जाके ओवम में सेकेंडरी oocyte में, बार बार मैं ही बोल रही हूँ, अभी मैंने ही गलत बोल दिया, सेकेंडरी oocyte में उसने क्लीवेज करनी है। उस क्लीवेज से फिर से एक पोलर बॉडी की प्रोडक्शन होगी एंड साइड बाय साइड ओवम बन जाएगा। अब जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। इस प्रोसेस के जस्ट बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक बार जाइगोट बन गया, अब उसी जाइगोट वाले पार्ट में ही हमारी क्लीवेजेस होनी है। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे होगा ये सारा प्रोसेस, पहले जाइगोट जो है वो फिलोपियन ट्यूब में बना, वहाँ से धीरे धीरे मूव करता हुआ यूट्रस की तरफ वो आना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें जब वो यूट्रस में पहुँचेगा तो साइड वॉल्स, एंडोमेट्रियल लाइनिंग तब तक थिक हो चुकी है, तो वहाँ पे पहले वो साथ साथ क्लीवेज करता जाता है और साथ साथ नीचे नीचे रोटेट होता हुआ आ रहा है। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज ऐसे बन जाते हैं। तो 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स मलबरी, मोरस एल्बा। तो अब ये जो 16 सेल स्टेज हैं ये ब्लास्टोसिस्ट की तरह अरेंज हो जाते हैं। इसमें जो जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पास ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। दे आर इक्वल इन साइज। ये ब्लास्टोमियर्स अपने आप को एक लेयर में अरेंज कर लेते हैं और सेंटर में एक कैविटी ब्लास्टोसील बन जाती है। ये जो सेल्स ने अरेंज कर लिया लेयर को, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब इसी ट्रोफोब्लास्ट में अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन हो गई और ये वाली जो चीज़ है ये अब अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पर। इसे हम यूट्राइन मेम्ब्रेन की एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एक बार इम्प्लांटेशन हो जाती है जब, उसके बाद धीरे धीरे अंदर एक इनर सेल मास की फॉर्मेशन हुई। इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट कर गया एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स, हमारे पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म की फॉर्मेशन हुई। पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म, फिर उसमें मिडल में मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। वही जो ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट हुई थी, अब वहाँ पर इनर सेल मास ने डिफ्रेंशिएट करके अंदर एक एमनियोटिक कैविटी बना ली जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड रहता है और उसी में फीटस की डेवलपमेंट होती है।
इनर सेल मास में ही स्टेम सेल्स भी होते हैं। ये स्टेम सेल्स जो हैं अलग अलग उसमें डिफ्रेंशिएट करके फिर ये फॉर्मेशंस करते रहते हैं सारे ऑर्गन्स की, तो मल्टीपल ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब उस प्रोसेस को हम अगर देखें तो सारे में सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है? ये सारा का सारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कोरियोनिक विल्लाई। ये कोरियोनिक विल्लाई यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटेग्रेट कर जाते हैं, इससे बन जाता है प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा है जो कि सारा ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सारा का सारा प्रोसेस करेगा एंड साइड बाय साइड वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। तो उसमें क्या होगा, अब जो पहले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन्स ओवरीज ही बना रही थी, अब वो प्लेसेंटा टेकअप कर लेता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ा के लेवल को फीटल ग्रोथ करनी शुरू करता है। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को तो प्रोजेस्ट्रॉन से सपोर्ट थी ना, तो अब ये स्टिमुलेट करता रहता है कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ये चलता रहे। एंड HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इस सारे के सारे प्रोसेस में ना साथ ही साथ थोड़ा थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, और बाकी जो सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें सारे चीज़ें चाहिए, क्योंकि फीमेल को अदरवाइज रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई ना, तो 2 जनों का हो गया, उसने अपने फीटस को भी सपोर्ट करना, तो BMR को कंट्रोल करके रखना, या ये सारे प्रोसेसेस साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ वगैरह बन रहे हैं उसमें कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ब्रीफ सा अकाउंट है। फर्स्ट मंथ पे हार्ट फॉर्म्ड, तो इसका मतलब हार्ट बीट हम 1 मंथ के फीटस में सुन सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, इसे प्रेगनेंसी को सारी को इसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, फिर उसके बाद जो है वो 4th से लेके 4th, 5th, 6th सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, एंड 7th, 8th, 9th इज 3rd ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट हो जाता है, हार्ट इज फॉर्म्ड फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। 12 वीक पे जाके मेजर जो ऑर्गन्स हैं, सारा सिस्टम्स हैं, वो बन जाते हैं। 5th मंथ पर आकर फर्स्ट मूवमेंट और हेड पर हेयर की फॉर्मेशन शुरू होगी। 24 वीक्स पे बॉडी टोटली कवर्ड विद हेयर, और उसकी आईलिड्स जो है वो सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं, एंड 9 मंथ पे फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है अगला पार्ट, पार्ट्यूरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ। इंटरेस्टिंगली फुली डेवलप्ड फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा एक जॉइंट सिस्टम फॉलो करते हैं कि जब फीटस डेवलप हो जाता है तो वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है अलोंग विथ प्लेसेंटा। मतलब डिसाइड करेंगे ये दोनों कि कब पूरा प्रोसेस पूरा फुली फीटस मैच्योर हो गया। तो फिर क्या होता है, फिर ये स्टिमुलस जो है मैटरनल पिट्यूटरी को जाता है और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन इज चाइल्ड बर्थ हार्मोन। तो ये क्या करेगा, मायोमीट्रियम ऑफ जो यूट्रस है उसमें विगरस कंट्रैक्शंस करता है, और ये ना पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होता है। जितना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतनी ही कंट्रैक्शंस जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। इससे क्या होगा कि कंट्रैक्शंस बढ़ी जाएंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन्स बोलते हैं। तो जितना ऑक्सीटोसिन ब्लड में आया उतना ब्रेन ने और स्टिमुलस भेजा और उतना ही ऑक्सीटोसिन और रिलीज हुआ। तो ऐसे करके ये कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइनल प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन रिलीज करती है। इससे क्या होगा कि ये चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, एंड आफ्टर दैट जितना प्लेसेंटा होता है वो सारा भी शेड ऑफ हो जाता है। तो ये क्या है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा, एंड डिसीडुअस झड़ जाने वाला, ये सारा रिमूव हो जाता है।
तो फिर उसके बाद जो है फीमेल टुवर्ड्स रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ। अब उसके बाद ऑक्सीटोसिन का काम यहाँ पर नहीं खत्म हुआ। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क इजेक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो भी ऑक्सीटोसिन से ही आता है। तो जब बेबी सक्कल करता है, स्टिमुलस मिलता है, फिर स्टिमुलस मिलने से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन का प्रोसेस। फर्स्ट फॉर्म मिल्क को बोला जाता है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो है इट इज़ वेरी रिच, न्यूट्रिएंट रिच होता है, और इसमें जैसे बाकी मिल्क के जो कॉम्पोजिशन है वो तो है ही है, जैसे कि इसमें केजीन है, मिल्क प्रोटीन, फैट ड्रॉपलेट्स हैं, देन लेकिन असली इसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस होती है। तो एंटीबॉडीज इज IgA एंटीबॉडी होती है जो क्लोस्ट्रम में होती है। इसीलिए फीटस के बर्थ के बाद बेबी जो है उसको, बेबी को क्लोस्ट्रम देना बहुत ज़रूरी है। वो उसको डिजीज़ से फाइट आउट करने के लिए हेल्प करता है। तो विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।